शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल्स का टाइप देख रहे थे हम लोग। मैंने बताया था हम लोग एपिथेलियल टिश्यू ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे सारा चीज ना। एपिथेलियल टिश्यू का सारा चीज पढ़ लिए थे, फंक्शन पढ़े थे, क्लासिफिकेशन देखना है। हाँ, फंक्शन हो गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लासिफिकेशन मतलब एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कैसे डिवाइड किए हैं, ठीक है। क्लासेस समझ में आती है? क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। याद करो, हमने बताया था लास्ट क्लास में एपिथेलियल टिश्यू किसी भी बॉडी के सबसे बाहर का लेयर है। हाँ, किसी बॉडी या बॉडी के पार्ट का जो आउटर लेयर है एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन इस सब में काम कर रहा था, ठीक है। देखिए, जितने सारे एपिथेलियल टिश्यू हैं इसे जनरली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितना? दो ग्रुप में। एपिथेलियल टिश्यू को पहले दो कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल और सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। कंपाउंड को ही हम लोग स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। देखो, सिंपल वाले में क्या होता है कि जितने सारे एपिथेलियल टिश्यू का सेल्स होंगे वो पतला सा एक थीन लेयर पे अरेंज होगा, एक पतला सा लेयर, और इस पे सारे टिश्यूज, हाँ, टिश्यूज के अंदर जितने सारे सेल्स अरेंज है, ये सिंपल है। मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू में यानी जो सेल है इसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं होता है। ब्लड वेसल्स का सप्लाई इसमें होता है जो इसका बेसमेंट है। और ये बेसमेंट बना होता है कोलाजन से। कोलाजन एक मटेरियल है जिससे बेसमेंट बना होता है, पर सारा ब्लड का सप्लाई होता है। अगर इस पे एक लेयर में सारा सेल्स अरेंज है तो सिंपल है, एक लेयर में सारे सेल्स अरेंज है तो सिंपल है। अगर इसी पे देखेंगे एक से अधिक लेयर में सेल्स का अरेंजमेंट होगा ठीक है, एक से अधिक लेयर में होगा तो ये क्या है? कंपाउंड है। तो सिंपल और कंपाउंड में यही अंतर है कि एक में सिंगल लेयर है और एक में मोर देन वन लेयर होगा। क्या होगा? एक में सिंगल और एक में मोर देन वन लेयर होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू जनरली देखेंगे तो सेल्स के लेयर जो फॉर्म करता है उसके बेसिस पे दो है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? ठीक। तो एक लाइन लिखिए, एपिथेलियम इज क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स। Epithelium is classified into हाँ, दो कैटेगरी है। फर्स्ट एड का क्लास समझ में आया था मैम? वो फर्स्ट एड वो सही से पढ़ा रही थी? उनका फर्स्ट एड समझ में आ रहा था? क्या पढ़ा रही थी फर्स्ट एड में? मैम क्या पढ़ा रही थी फर्स्ट एड में?
ओके, क्लास समझ में आ रहा था? ठीक, ये दो तरह के हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। राइट, आगे बढ़े। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में देखेंगे कि जो सेल्स है अरेंज होगा सिंगल लेयर में, एक सिंगल लेयर में बनाएगा, दैट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यही है ना। यानी सिंपल एपिथेलियल मतलब कहने का मतलब है सारे सेल्स है एक सिंगल लेयर बना रहा है, ठीक है। तो इसको डिफाइन अगर करना होगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द epithelial cells are arranged in single layer, यही है ना। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी डिवाइड हो जाता है अलग अलग ग्रुप में। सिंपल एपिथेलियल tissues are divided into following category, इसका कुछ और कैटेगरी है उसमें। कौन कौन सा कैटेगरी में डिवाइड होता है समझना एक एक करके। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, देखो सिंपल एपिथेलियल करने का मतलब है सारा सेल्स एक ही लेयर में अरेंज है, एक ही लेयर में। स्क्वायमस कहने का मतलब है स्क्वायमस शेप का सेल होगा, ठीक है, यानी स्क्वायर शेप का ऑलमोस्ट होगा, यानी ये स्क्वायमस होगा, ये इस तरह से टिश्यू होंगे, ये स्क्वायमस। सेल का शेप होगा स्क्वायमस, क्लियर। यानी स्क्वायमस शेप वाले सेल एक ही लेयर में अरेंज होगा तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल होगा यानी बॉडी का बाहर का या ऑर्गन का बाहर का लेयर बनाने का काम करेगा, स्क्वायमस शेप में होगा, और सिंपल है मतलब सिंगल लेयर का होगा, क्लियर। इसी तरह से दूसरा अगर टिश्यू का नाम लें तो दूसरा टिश्यू है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबाइडल, हाँ, जो क्यूब शेप का होगा। क्यूब शेप करने का मतलब है इस शेप का, है ना, ये स्क्वायर टाइप का है, तो क्यूब का मतलब सारा सरफेस इसका एक जैसा दिखेगा, यानी अगर 3D में बनाएं तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, यही ना, मतलब क्यूब शेप में सारा टिश्यूज का अरेंजमेंट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ क्यूबाइडल, यानी इसमें देखेंगे तो क्यूब शेप का। तो अब एपिथेलियल टिश्यू है मतलब बॉडी या ऑर्गन का आउटर लेयर बनाएगा, क्यूब शेप का सारा सेल्स होगा और सिंगल लेयर में होगा, क्लियर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम शेप का, कॉलम शेप करने का मतलब है कॉलम इस शेप में दिखेगा, क्लियर। और एक ही सेल्स का में अरेंजमेंट, एक ही तरह का अरेंजमेंट दिखेगा यहाँ, ठीक है। एक और आता है सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल
कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्या? सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया होगा। क्या होगा? सीलिया। यानी ये कॉलमनर है, सिंपल एपिथेलियल है, तो मतलब सिंगल लेयर्स का सेल्स का अरेंजमेंट होगा और बॉडी का आउटर लेयर बनाएगा, ये बॉडी का पार्ट्स का आउटर लेयर। कॉलमनर है तो इस शेप का होगा और सिलिएटेड है। हाँ, सीलिया इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसे हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। इस तरह का। अगर यही डेड होगा और इरेगुलर होगा तो हेयर्स बोलेंगे, जैसे हम लोग बॉडी पे ये हेयर्स। हाँ, ठीक है। तो सिलिएटेड स्ट्रक्चर हम लोग को इंटेस्टाइन के अंदर दिखता है। क्या होता है? इंटेस्टाइन मसल्स की तरह होता है, यानी ये लिविंग है। ठीक है। और इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे बड़ा सा ऐसे दिखेगा तो फ्लैजिला दिखेगा, बड़ा सा बैक्टीरिया ऐसे में दिखता है। ठीक है। तो अब क्या है कि सिंपल कॉलमनर है, बट इसमें क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर है सीलिया लाइक, तो हो गया ये सिलिएटेड। क्या हो गया ये? सिलिएटेड। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, सारा शेप समझ में आ जाएगा, कैसा सेल का शेप का अरेंजमेंट है। कहने का मतलब है सेल का शेप के अरेंजमेंट के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर ABCDE। सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। आराम से समझिएगा, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब समझ में आ रही है, कॉलमनर समझ में भी आ रही है, लंबा लंबा ऐसा होगा। हाँ, इसमें दो वर्ड है, एक है सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, कहने का मतलब है झूठा। और स्ट्रैटिफाइड, याद करो, कंपाउंड का दूसरा नाम था स्ट्रैटिफाइड, है ना। एपिथेलियल टिश्यू दो था ना, एक सिंपल, हाँ, एक सिंपल एपिथेलियल जो अभी पढ़ रहे हैं, एक कंपाउंड। कंपाउंड का ही दूसरा नाम बोले थे स्ट्रैटिफाइड, है ना। तो वर्ड को आराम से समझो, सूडो स्ट्रैटिफाइड कहने का मतलब है कि झूठा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की तरह दिखेगा, यानी एक्चुअल में कंपाउंड नहीं है, एक से अधिक लेयर नहीं है, लेकिन क्या है कि एक से अधिक लेयर की तरह वो दिखेगा। ठीक है। और कॉलमनर यानी लंबे लंबे उसमें सेल होंगे, तो वो देखो कैसा होगा। ये क्या होगा कि इसमें इरेगुलर शेप का सेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे सेल होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इल्यूजन क्रिएट करेगा कि ये एक से अधिक लेयर है, दिखने में लगेगा कि एक से अधिक लेयर है, बट एक से अधिक नहीं। इसमें जो सारा सेल्स है एक शेप का नहीं, अलग अलग शेप का सेल्स होंगे, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर में, ऐसा इस तरह से अरेंजमेंट है। तो ये दिखने में लगेगा कि लगता है एक से अधिक लेयर है, इसीलिए इसको हम लोग सूडो बोलते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। यानी स्ट्रैटिफाइड नहीं है, बट स्ट्रैटिफाइड की तरह दिख रहा है, तो ये फॉल्स स्ट्रैटिफाइड की तरह दिख रहा है। इसमें ज्यादातर कॉलमनर सेल होता है, इस तरह का सेल होते हैं, तो इसीलिए इसे सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, और ये सेल का बॉडी का आउटर लेयर या ऑर्गन का आउटर लेयर बनाने का काम करता है, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसके लिए तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब एपिथेलियल का ही टाइप है, और जनरली ये 5 टाइप है। स्क्वायमस शेप का दिखेगा तो स्क्वायमस एपिथेलियल, क्यूब शेप का दिखेगा तो क्यूबॉइडल, कॉलमनर दिखेगा कॉलम शेप में तो कॉलमनर, और कॉलमनर में अगर सीलिया होगा तो कॉलमनर सिलिएटेड,
और जैसे तैसे सेल्स का अरेंजमेंट हो, कोई छोटा कोई बड़ा, तो अपन सूडो स्ट्रेटिफाइड या सूडो कंपाउंड। इसके लिए अब हम लोग देखेंगे कि ये सारा कहाँ कहाँ होता है, इसका क्या क्या काम है। समझ में आ रही है? हाँ, तो ये राइट डाउन। कोई ज्यादा डिप नहीं ना हो रहा है, अधिक डिप नहीं ना हो रहे हैं। अब गया किस लिए गए थे? एग्जाम? अच्छा, बीएससी का। एन कॉलेज, लालू मंडल। अच्छा, ये हो गया, मिटाऊं? कम को लेकर भीड़ काफी है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एपिथेलियम बोलेंगे, हाँ, या फिर एपिथेलियल, थीलियम या थीलियल। टिश्यूज। हाँ, अब इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। शुरू करें? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। चलिए, कैसा होगा? इसमें सेल फ्लैटेड होगा। क्या होगा? चपटा होगा, सिंगल लेयर पे अरेंजमेंट होगा, एक पतला सा बेसमेंट पे अरेंजमेंट होगा। क्लियर? इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे। क्या होंगे? बहुत छोटा छोटा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। टाइटली पैक्ड होगा, मतलब हाँ, दो सेल के बीच में स्पेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है ये? इसका सेल कैसा होगा? फ्लैटेड होगा, फ्लैटेड होगा और स्क्वाइमस शेप होगा। हाँ, सेल फ्लैटेड। अरेंज्ड कैसे होगा? टाइटली पैक्ड होगा। अरेंज्ड हाँ, टाइटली पैक्ड सेल, यानी विदाउट एनी इंटरसेलर स्पेस। और सेल के पास न्यूक्लियाई होगा, सेल हैविंग न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस से जो साइज में छोटा होता है उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये सेल है, इसमें जनरली इतना बड़ा न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन इससे न्यूक्लियस में साइज थोड़ा सा छोटा होगा तो न्यूक्लियाई होगा। प्रॉपर शेप में है तो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का छोटा शेप है तो न्यूक्लियाई। क्लियर? तो ये क्या होगा? न्यूक्लियाई। और सेल्स होगा कहाँ अरेंज? ऑन अ थीन लेयर ऑफ बेसमेंट। यहां तक क्लियर है? एंड फॉर्म सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर बनाने का काम करेगा। यहां तक क्लियर? कहां कहां मिलेगा? कहां कहां होगा ये?
देखो ये कहाँ होगा, हार्ट का सबसे अंदर का लेयर बनाएगा। हाँ, हार्ट का सबसे अंदर का लेयर, ब्लड वेसल्स के अंदर का लेयर और लिम्फ वेसल्स का अंदर का लेयर। हाँ, इंडोथीलियम। ठीक है, अगर इसकी हम लोकेशन की बात कर ले, लोकेशन का, तो लोकेशन में देखेंगे ये इंडोथीलियम ऑफ हार्ट, हार्ट का सबसे अंदर का लेयर इससे बना होगा। ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो करता है, हाँ जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स का अंदर का लेयर होगा। एंड लिम्फ वेसल्स जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा, इस सब का अंदर का लेयर ये बनाएगा। समझ में आ रही है यहां तक? लंग्स देखें, लंग्स के अंदर एयर सैक था जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, तो वहां पे डिफ्यूजन हो रही थी, याद है? ठीक, देखो जैसे मान लिया जाए ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ब्रोंकी, याद है? ये था ट्रैकिया और ये था ब्रोंकी। ये ब्रोंकी को बाहर निकालेंगे तो ये भी बहुत पतले पतले ब्रांच में डिवाइड होते जा रहा था, और हाँ, और लास्ट में एयर सैक बना रहा था। हाँ, सांस हम लोग लेते हैं तो इस सांस लेने के बाद यहाँ पे एयर आता है और यहीं पे गैस का डिफ्यूजन हो रहा था। तो इस एयर सैक का बनाने का काम भी यही करेगा, स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ठीक है, एयर सैक ऑफ लंग्स कहाँ होगा? लंग्स का एयर सैक में होगा। अब चीजें क्लियर हो रहा है कि बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सा टिश्यू से बना होगा, हो रही है ना चीजें? हाँ, राइट डाउन। बोमेन्स कैप्सूल जानते हैं? बोमेन्स कैप्सूल नहीं, हाँ, बोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी बनाएगा। देखो बताता हूं बोमेन्स कैप्सूल क्या है। बोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी, देखो हम लोग को बॉडी में कितनी किडनी है? ये किडनी है ना? किडनी जिस सेल से बना होता है उस सेल को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उस सेल को? नेफ्रॉन। और ब्रेन, दिमाग जिससे बना होता है उस सेल को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर है, ठीक है? नेफ्रॉन किडनी और न्यूरॉन ब्रेन। हाँ, तो किसी से लड़िएगा तो बोलिएगा कि मेरा नेफ्रॉन और न्यूरॉन खराब मत करो, यानी दिमाग और किडनी खराब मत करो। हाँ, तो अब देखिए नेफ्रॉन किडनी के सेल को बोलते हैं, किडनी जिससे बनाता है। नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये कलेक्टिव डक्ट होगा, ठीक है? ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर बना होगा एपिथेलियल सेल से, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारा आर्टरी और वेन होता है, यहीं से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। क्या? फिल्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये कलेक्टिव डक्ट है। जब हम लोग किडनी पढ़ेंगे तो अच्छे से इसे पढ़ेंगे, कलेक्टिव डक्ट है। यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर यहाँ पे आता है और इससे फिर यूरेटर और यूरेथ्रिया के द्वारा फिर शरीर से बाहर जाता है, ठीक है? तो ये वाले पार्ट नेफ्रॉन का सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट इसी से बना होता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है?
आ रही है समझ में? तो बोमेन कैप्सूल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ये टिश्यू खत्म होते होते हम लोग को समझ में आ जाएगा कि पूरी बॉडी में कौन सा पार्ट किस टिश्यू से बना हुआ है। ठीक। कॉर्निया का नाम सुने? आई का कॉर्निया, आई डोनेशन में कॉर्निया ही डोनेट होता है। तो कॉर्निया का जो अंदर का लेयर है वो भी इसी से बनता है। हाँ, एंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया। आई का बहुत सारा पार्ट है, कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल, रेटिना, है ना। तो कॉर्निया भी इसी से बना होता है, वो पतला वाला पार्ट होता है ब्लैक के ऊपर। चलिए यहां तक कर लो। पेरिकार्डियम जानते हैं? प्लूरा और पेरिकार्डियम। प्लूरा कहाँ? और एक और आता है पेरिकार्डियम। प्लूरा नहीं याद है? कवरिंग लेयर ऑफ लंग्स याद है? और ये कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट। देखो याद करो, मैंने बार बार एक डायग्राम बनाता हूं कि जैसे मान लिया जाए ये लंग्स है, लंग्स के बाहर एक पतला सा लेयर होता है, हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्लूरा। और ये याद करो प्लूरा 2 लेयर का बना हुआ था, हाँ, और इसमें फ्लूइड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। कैंसर वगैरह सब यही होता है। ये लंग्स है, लंग्स को बाहर से कवर करके रखता है। तो प्लूरा का जो बीच का लेयर होगा, ये 3 लेयर का बना होता है, ये भी 3 लेयर और ये भी 3 लेयर। तो प्लूरा का जो मेजोथीलियम, मेजो मतलब बीच का, प्लूरा का जो बीच का लेयर होता है वो किससे बनता है? स्क्वायमस एपिथेलियल से। ठीक है। और पेरिकार्डियम, हार्ट के बाहर भी पतला सा एक लेयर होता है, हार्ट को जो कवर करके रखता है एक पतला सा लेयर, उसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। देखो ये वर्ड पेरी मतलब सराउंडेड, है ना, और कार्डियम मतलब ये रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट के बाहर को भी घेर के एक पतला सा लेयर रखता है, उसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये पेरिकार्डियम और प्लूरा का बीच का लेयर बनाएगा। समझ में आ रही? बहुत दिक्कत है समझने में, नहीं? अच्छा, मेजोथेलियम ऑफ पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। पेरिकार्डियम क्या है याद रख लेना, हार्ट का, हार्ट आउटर लेयर, और ये लंग्स आउटर लेयर। क्लिनिक में आपको यही सब टर्म आएंगे, पेरिकार्डियम, प्लूरा, हार्ट का आउटर लेयर नहीं लिखेगा, ठीक है? समझ में आ रही है? तो इस तरह से टर्म आएंगे। मेजोथेलियम, देखो किसी भी थीलियम देखेंगे ना, तो बॉडी का जो लेयर होता है या ऑर्गेन का लेयर वो 3 होता है। सबसे बाहर इपीथेलियम, बीच में मेजोथेलियम और सबसे अंदर एंडोथेलियम। एंडो अंदर, ईपी बाहर। एंडो का मतलब ही अंदर होता है, ईपी का मतलब आउटर होता है, मेजो मतलब बीच वाला। तो बीच वाला लेयर ये कौन सा बना रहा है? पेरिकार्डियम और प्लूरा का। यहां तक क्लियर है? राइट। हो गया। अब ये जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां वहां ये प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन का काम करेगा। मतलब फंक्शन की बात कर ले, तो क्या क्या ये बना रहा है? इट फॉर्म, ये लोकेशन याद कर लोगे ना कि कहां कहां है, तो वो स्ट्रक्चर तो इसी से बना है। तो इट फॉर्म एंडोथेलियम ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स,
एयर सैक, वोमेन कैप्सूल, कॉर्निया, पेरिकार्डियम और प्लूरा, ये सारा इतना चीज इससे बना हुआ है। तो इट फॉर्म एंडोथेलियम ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, हो गया, एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, वोमेन्स कैप्सूल, एंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया, ये तो याद हो जाएगा इसी में, एंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया, मेसोथेलियम ऑफ पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। मेसोथेलियम ऑफ पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। और साथ ही प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये सबको प्रोटेक्शन करेगा, ये जितना चीज बनाया उस सबको ये प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? चलो जल्दी। इसलिए लास्ट क्लास में मैं छोड़ा था कि बहुत लंबा क्लास जाएगा अभी। अब है क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंगल लेयर का होगा, क्यूब सेल का सारा शेप होगा, वही थिन बेसमेंट पे प्रेजेंट होगा। मैं मिटाऊं इधर? क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्या होगा इसमें? सेल्स कैसा होगा? क्यूब शेप का होगा, ए बना। अब देखो ये क्यूब शेप का जो सेल है, इसके सेंटर में एक गोल राउंडेड न्यूक्लियस होगा, यानी सेल को अगर कट करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। स्क्वायमस वाले को अगर हम लोग देख रहे थे तो फ्लैटेड था और छोटा सा न्यूक्लियस था। ठीक है, ये बेसमेंट है, यहाँ बेसमेंट है, इसमें देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही? तो क्या होगा? क्यूब शेप का शेप है, सेंटर में एक राउंडेड न्यूक्लियस होगा। राउंडेड न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ सेल। क्लियर है? सेल्स फॉर्म्ड सिंगल लेयर। क्या है? सेल्स फॉर्म सिंगल लेयर। Arranged on a thin layer of basement. क्लियर है? इधर मिटाओ।
चलिए लोकेशन कहाँ कहाँ, इसका लोकेशन कहाँ कहाँ होगा। पहला होगा थॉराइड फॉलिकल का, थॉराइड के फॉलिकल, इन थॉराइड के अंदर छोटे छोटे छिद्र की तरह होते हैं थॉराइड ग्लैंड के पास, ठीक है। तो उसका लाइनिंग बनाने का काम करेगा, क्या लाइनिंग बनाएगा। तो लाइनिंग ऑफ थॉराइड फॉलिकल, थॉराइड ग्लैंड का ये फॉलिकल का, हाँ। किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो ये किडनी के ट्यूब्यूल का भी लाइनिंग बनाएगा, यानी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, ठीक है। एक्नी समझते हैं, एक्नी, हाँ हम लोग के चेहरे पे आता है एक्नी, पिंपल्स, ठीक। तो जो एक्नी जो होता है या पिंपल होता है, ये सेबेशियस ग्लैंड से बाहर आते हैं ये सारी चीजें। तो सेबेशियस ग्लैंड यानी एक तरह का ग्लैंड होता है हमारे चेहरे पे या स्किन में, जो ऑयल और वैक्स निकालने का काम करता है। तो सेबेशियस ग्लैंड जो एक्नी बनाने का काम कर रहा है, उसका ग्लैंड का लाइनिंग भी यही बनाएगा, यानी क्वेडल एपिथेलियल टिश्यू अनहेल्दी कंडीशन में आएगा तो एक्नी वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो लाइनिंग ऑफ एक्नी, और जो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं स्वेट ग्लैंड वगैरह है सब, वो सब भी इसी से। एंड डक्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड, डक्ट ऑफ उसके जो नली होती है, ये सब इसी से बना होता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ओवरी के अंदर देखते हैं जो ओव्यूल बनता है, तो ओव्यूल जिस जगह पे रहता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल ओवरी के अंदर मतलब जो एग जिस जगह पे रहता है, तो उस जगह को भी यही बनाने का काम करता है। दैट मीन्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। देखो याद करना है तो आराम से समझ लेना। फॉलिकल का मतलब एक जगह जहां से कुछ निकल रहा हो, फॉलिकल का मतलब एक जगह होता है जहां से कुछ निकल रहा हो। तो थॉराइड ग्लैंड का जो, थॉराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल है जहाँ पे थॉरैक्सिन हार्मोन्स वगैरह निकलेगा, उसका लाइनिंग बनाएगा। ओवरी के अंदर जहाँ पे एग रहता है, एग जहाँ से निकल रहा है, उसका ये लाइनिंग बनाने का काम करेगा। स्वेट ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड में जो जहाँ से पसीना या वैक्स वगैरह निकल रहा है, उसका ये लाइनिंग बनाने का काम करेगा। और किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल है जहाँ से यूरिन बाहर आएगा, उसका लाइनिंग बनाने का काम करेगा। तो याद करने का केवल कर लीजिएगा कि थॉराइड ग्लैंड, किडनी, एक्नी और ओवरी से जो मटेरियल बाहर निकल रहा है, उस जगह की लाइनिंग बना रही है। याद हो जाएगा, गुड। तो इतने जगह प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ थॉराइड फॉलिकल, किडनी का ट्यूब्यूल्स, एक्नी या छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं चेहरे सब या स्किन में, उसका, और ओवरी का जर्मिनल पार्ट यानी ओवरी से जहाँ ओव्यूल यानी ओव्यूलेशन का प्रोसेस एक जहां से निकल रहा है, उस जगह बनाने का काम कर रहा है। क्लियर, राइट ऑफ। क्लियर। फंक्शन की बात करेंगे तो जनरली ये सेक्रीशन और एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। हाँ, दो वर्ड मैं बोल रहा हूं, एक सेक्रीशन और एक एक्सक्रीशन। सेक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर कुछ रिलीज होना, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के बाहर रिलीज होना। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन हो गया, किडनी के बाहर यूरिन वगैरह निकालते हैं, तो एक्सक्रीशन, और ये सब सेक्रीशन वाला पॉइंट है ना। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं।
तो ये इन्वॉल्व है सेक्रेशन एंड एक्सक्रीशन में। क्लियर है? इन्वॉल्व इन सेक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। और ये प्रोटेक्शन का काम करेगा थायराइड फॉलिक्यूल, किडनी ट्यूब्यूल्स, एक्नी, स्मॉल डक्ट और ओवरी वगैरह सब। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग इसका काम है। कितना सिंपल है याद करना। याद है? क्लियर है सब आसानी से। चलिए, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर कॉलम शेप का होगा। क्या बेटा? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम बोलो या फिर एपिथेलियल टिश्यू, दोनों में से कोई एक वर्ड। चलिए, सिंगल लेयर होगा कैसा सेल का? लंबे लंबे जो सेल होंगे, टॉल सेल होगा इसमें, यही हो ना। सिंगल लेयर होगा, लंबे लंबे सेल का, टॉल सेल का होगा। इसमें न्यूक्लियस होगा, वो थोड़ा नीचे होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये सेल्स है ना, इसी तरह होगा। ये पतला सा बेसमेंट पे तो अरेंज होगा ही। न्यूक्लियस होगा बेसमेंट का टुवर्ड होगा, यानी थोड़ा नीचे होगा ऐसे, सेंटर में नहीं होगा। सेंटर में क्यूबाइडल में था और स्क्वाइमस में बहुत छोटा था। इसमें न्यूक्लियस नीचे की ओर होगा। हाँ, तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसा होगा? फॉर्म्ड ऑफ टॉल सेल, लंबे लंबे सेल हैं, लंबे लंबे सेल से बना होगा। न्यूक्लियस का डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऑफ सेल, सेल के नीचे होगा। और सेल्स फॉर्म्ड सिंगल लेयर। सेल्स क्या होगा? सिंगल लेयर का बनाएगा। यही है ना? राइट ऑन। फार्माकोलॉजी वाले सारा पॉइंट क्लियर है अभी तक जो पढ़े थे? ड्रग्स कैसे कैसे देते हैं, क्या क्या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक दिए थे, ड्रग्स कैसे देते हैं। हाँ, चलिए एक राइट ऑन। कहाँ कहाँ होगा? ये होगा कहाँ? लोकेशन बॉडी में कहाँ होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब लोकेशन की बात कर रहे हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहाँ? पहले भी आया है वर्ड। ये कहाँ? मैं बताया कि ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पहले पढ़े हैं, बताइए। देखो ये इंटेस्टाइनल वर्ड आया है नहीं, हाँ
इंटेस्टाइनल वर्ड आया है इंटेस्टाइन, और गैस्ट्रो वर्ड आया है स्टमक ना, आप उल्टा बोल रही हैं। याद कर लेना, गैस्ट्रिक कहाँ कॉज होता है? स्टमक में। हाँ, तो गैस्ट्रिक लोग बोलते हैं ना मुझे गैस्ट्रिक हो गया, तो गैस्ट्रिक गैस्ट्रो स्टमक से याद कर लेना। और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों एक साथ बात हो रही है ना। मतलब ये स्टमक है और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों एक साथ बात हो रहा है। और ट्रैक का मतलब हाँ वे यानी रास्ता, तो ये रास्ता है खाना जाने का, भोजन जाने का, है ना। माउथ से खाते हैं, ओइसोफेगस फिर स्टमक आते हुए इंटेस्टाइन में जाता है, रेक्टम फिर एनस से बाहर आ जाता है। तो ये क्या है? गैस्ट्रो और इंटेस्टाइन एक ट्रैक है भोजन जाने का यानी खाना जाने का, इसलिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक दोनों को एक साथ बोलते हैं। सिर्फ स्टमक और इंटेस्टाइन इंक्लूड है, और स्टमक के ऊपर का पार्ट और इंटेस्टाइन का नीचे का पार्ट नहीं है। हाँ, तो ये बनाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रहा है। बॉडी का सबसे लंबा ऑर्गन इंटेस्टाइन है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 से 11 मीटर तक लंबा होता है, बहुत लंबा है ना। पूरे इंटेस्टाइन को अगर हम निकाल दें तो ये क्लासरूम में 2 बार ऐसे ऐसे कर लेंगे, इतना लंबा है। तो बॉडी का सबसे लंबा ऑर्गन बना रहा है, ठीक है, लंबा, लॉन्गेस्ट। बड़ा ऑर्गन की बात करेंगे तो स्किन है, और लंबा ऑर्गन की बात करेंगे तो इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो एक स्टमक भी बना रहा है और इंटेस्टाइन भी बना रहा है ये। और क्या बनाएगा? स्टमक और इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होंगे वो बनाएगा। देखो, स्टमक में जो ग्लैंड होगा उसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे स्टमक में, और इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होगा हाँ इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। स्टमक से जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो ग्लैंड निकालेगा उसे हम लोग गैस्ट्रिक एंजाइम, और लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए उसे हम लोग जूस बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक एंजाइम मेनली 3 होता है, पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो निकालेगा उसे हम लोग हाँ इंटेस्टाइनल एंजाइम या जूस कहेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड है और स्टमक में भी ग्लैंड है, ठीक। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है और इसका ग्लैंड को भी यही बनाएगा, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड भी सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू से बनेगा और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी इसी से बनेगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरा लाइन यहां से देखो निकल के आ गया, यानी कंप्लीट ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाएगा इसका ग्लैंड के साथ, यही है ना। तो दूसरी लाइन निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये दोनों यही बना रहा है। हाँ, और कुछ बनाएगा? बनाएगा गॉल ब्लैडर बनाएगा। क्या बनाएगा? गॉल ब्लैडर बनाएगा, कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा, बाइल डक्ट, और साथ में पेनक्रियाटिक डक्ट, तीनों एक साथ देखेंगे। ये बनाएगा क्या? जीबी यानी गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट। ये देखना आपका अल्ट्रासाउंड में ये वर्ड दिखता है, सीबीडी, सीबीडी, इसका पूरा नाम है कॉमन बाइल डक्ट।
और पेनक्रियाटिक डक्ट बनाएगा। एक एक करके देखते हैं। गॉल ब्लैडर देखो, ये स्टमक है ना, और नीचे इंटेस्टाइन ऐसे शुरू हो जाता है? स्टमक, फिर नीचे इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्टमक के इधर हम लोग बॉडी पोजीशन में बताए थे कि स्टमक वगैरह कहाँ होता है, तो स्टमक के इधर, यानी यहाँ पे स्टमक है तो इधर, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, है ना। और लीवर के अंदर एक और छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। और स्टमक के नीचे एक ऑर्गन होता है, ये पत्ते की तरह थोड़ा सा, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। ये तीनों डायग्राम को बाहर निकालते हैं, समझ में आ रहा है। स्टमक के राइट साइड में गॉल ब्लैडर और लीवर है, और स्टमक के नीचे पेनक्रियाज है। ये तीनों डायग्राम यहाँ पे भी आएगा, देखना आराम से। इसको मैं बाहर निकालता हूं। ये है लीवर, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। लीवर का नाम है हेपेटिक, क्या बोलते हैं? हेपेटिक। ये नीचे से ऐसे चौड़ा, ऊपर से ऐसे कर्व रहेगा, समझ रहे हैं? हाँ, एक ही लीवर होता है हम लोग में, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हाँ 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 हाँ, लिवर डोनेट होता है। हाँ, हमारे बॉडी का सबसे फास्टेड हीलिंग और ग्रोथ वाला ऑर्गन यही है, बहुत जल्दी ग्रो करता है ये। तो लीवर देखो कैसे होगा, ये ऊपर से कॉनिकल होगा ऐसे, और नीचे से चौड़ा होगा ऐसे, नीचे से इसका चौड़ा, समझ रहे हैं ऐसे, और ऊपर से ऐसे कॉनिकल होगा, समझ में रही? यानी ऐसे होगा, ये ऊपर से कॉनिकल और नीचे से ब्रॉड चौड़ा, ये नीचे से चौड़ा। अब इसमें एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है गोल सा, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। हाँ, ये अलग होता है, इसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। रेड वाले लीवर, ब्लू वाले गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक बड़ा वाला पार्ट है, एक छोटा वाला पार्ट है। लार्ज लोब और स्मॉल लोब, ये लोग भी, इसको लार्ज लोब है और ये स्मॉल लोब है। लीवर के जो डक्ट होते हैं उसे हम लोग हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट। इससे भी डक्ट आता है बाहर, बाइल लेकर आता है, और इससे भी डक्ट आता है बाहर, जो बाइल लेकर आता है, ठीक है। ये आपका इधर है, तो ये आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो जाएगा, और ये इधर है तो ये राइट हेपेटिक डक्ट हो जाएगा। और दोनों डक्ट जहां पे मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहां तक क्लियर? दोनों डक्ट मिल गया तो कॉमन, लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट। इसमें भी जूस बनेगा, जो जूस बनेगा बाइल, इसमें भी बनेगा, और ये बाइल बनकर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर बना रहा है सिंपल कोलोनरी एपिथेलियल टिश्यू, इसके लिए अब आते हैं। अब ये दोनों बाइल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे जमा होगा, और टाइम टू टाइम ये नीचे रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे सिस्टिक डक्ट इसको बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट, लिवर के डक्ट को हेपेटिक डक्ट। सारा लिवर का डक्ट जहां पे मिलेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट, इसको बाइल डक्ट भी बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। दूसरा नाम है इसका बाइल डक्ट। बाइल यहाँ जमा होता है, लिवर बनाता है और यहाँ जमा होता है। बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों जहां पे मिल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये नीचे तक कंटिन्यू जाएगा, क्लियर? ये वाला भी स्ट्रक्चर कॉमन बाइल डक्ट भी यही बना रहा है। कहने का मतलब है कि ये सारा स्ट्रक्चर ये बना रहा है ना, यही है ना, गॉल ब्लैडर और
कॉमन बाइल डक्ट ये बना रहा है, लीवर से भी छेड़छाड़ इसको नहीं है। एक और है पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये वाले डक्ट इसको मिटाऊं? अब देखो ऊपर से अभी जो डक्ट बनाया है वो आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट। अब स्टमक के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक स्ट्रक्चर बॉडी का ऑर्गन है, पार्ट है। ये देखो बड़ा कर दिया। यहाँ पे ऊपर स्टमक, स्टमक से खाना इधर आ रहा है और इंटेस्टाइन में जा रहा है। ये जो रेड वाले बना रहा हूँ ना, स्टमक से खाना आया अपना, ये इंटेस्टाइन में पास हो रहा है। ये रेड वाला जो बनाया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू है और इसके ऊपर स्टमक है। यहाँ तक क्लियर? अब ये वाले जो पार्ट है ये कॉमन बाइल डक्ट है जो अभी लीवर से नीचे आ रहा था। कॉमन बाइल डक्ट मिलता है आगे पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस बनाता है, एक ऑर्गन है ये, ठीक है। ये वाले पूरा स्ट्रक्चर पेनक्रिएटिक जूस बनाएगा और इंसुलिन और ग्लूकागोन, डायबिटिक यहीं से होता है। पेनक्रियाज अगर इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो डायबिटिक के कंडीशन में जाएंगे। ये स्टमक के नीचे होता है ऑर्गन, समझे। और पेनक्रिएटिक जूस बनाता है, यानी एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाना डाइजेस्ट भी करता है। तो दोनों काम है इसका। अरे आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज के अंदर जो एक डक्ट है पतला सा नली, इसे हम लोग बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रियाज के अंदर डक्ट है उसे पेनक्रिएटिक डक्ट। अब पेनक्रियाज जो बनाता है वो पेनक्रिएटिक जूस, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये पेनक्रिएटिक डक्ट भी इसी से बनता है। तो अगर ये क्या क्या बना रहा है तो देख लो, ये गॉल ब्लैडर बना रहा है, सिस्टिक डक्ट नीचे बना रहा है, ऊपर से हेपेटिक डक्ट आके मिल रहा है, यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रहा है। कॉमन हेपेटिक डक्ट आके पेनक्रिएटिक डक्ट में आके मिल रहा है। इतना सारा स्ट्रक्चर सब यही बना रहा है ना। ये आपका लीवर वाला पार्ट है, लीवर से ऊपर आ रहा था, समझ में आ रही मेरी बात। और ये पेनक्रियाज और यहां से नीचे इंटेस्टाइन, यही है ना। तो जो रेड वाला इसमें बनाया वो सब इससे बना हुआ है। ये ऊपर लेफ्ट और राइट लीवर डक्ट का पार्ट हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे आपका बड़ा सा लीवर, ये बड़ा सा लीवर। अब समझ में आ गया कहाँ पे हम लोग थे। लीवर, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर, ये वाले पार्ट से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट यानी बाइल डक्ट, और नीचे मिल गया तो ये आपका आ जाएगा कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज के अंदर का डक्ट पेनक्रिएटिक डक्ट। हाँ, तो पूरा बॉडी खोल के रख दिया कि ये बनेगा कौन सा चीज। तो जो रेड वाला यहाँ पे वो सब इससे बन रहा है, क्लियर। ये रेड वाला बन रहा है और साथ में इसके बाद यहां से, इसके बाद ये इंटेस्टाइन शुरू है ना। और इससे पहले स्टमक है, यही है ना, इससे पहले स्टमक है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन भी यही बना रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अब क्लियर हो गया होगा तुम्हारे कि हमारे बॉडी में क्या क्या बनाएगा। स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट। यानी यहाँ पे पेनक्रियाज नहीं, पेनक्रिएटिक डक्ट, ये सब यहाँ पे। पेनक्रियाज नहीं, पेनक्रियाज के अंदर वाला नली, क्लियर। हाँ, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल करेगा, क्लियर। और ये बाइल डक्ट
गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना, तो ये स्टोर भी करेगा। इतना सारा इसका काम है। राइट डाउन फंक्शन। तुम्हारा बुक लिखा है क्या, सेक्रीशन, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सेक्रीट कर रहा है मटेरियल को, यानी डाइजेस्टिव जूस निकाल रहा है। ठीक है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक और स्टमक से डाइजेशन के लिए जूस निकाल रहा है। इंटेस्टाइनल ट्रैक ये बना रहा है तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक तो है, सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन ये सब। और एपिथेलियल का पार्ट है तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। बेटा बाउंस कर रहा है। हाँ, देखो समझ में नहीं आएगा एक बार यूट्यूब वाला फिर वीडियो देख लेना, इसमें ये चीज क्लियर हुआ कि हमारा बॉडी किस चीज से कहाँ पे क्या बना हुआ है, ये क्लियर होता है। फंक्शन जी क्या, हाँ लीवर हमारा दो पार्ट में बना हुआ है ना, तो एक पार्ट को किया जाता है। हाँ, लीवर ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऑपरेट करके देते हैं ना, डक्ट को वगैरह ऐसा मिक्स करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग देखें नहीं, बॉडी के एक पार्ट के स्किन को दूसरे पार्ट के साथ फ्यूज किया जाता है, स्टिच किया जाता है। तो वैसे ही है, बॉडी के एक पार्ट से लीवर के पार्ट को लेकर दूसरे पार्ट के साथ अटैच यानी स्टिच किया जाता है, तब वो सेल आपस क्या हुआ। डिपेंड करता है उसका हीलिंग कैपेसिटी कितना है। मेडिकल साइंस में इसका अभी तक आंसर नहीं है कि कोई भी ऑर्गन कितना जल्दी ग्रोथ करेगा, उसके टोटली विल पावर और हीलिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, यानी हमारे शरीर पे ये निर्भर करेगा। हाँ, सेम ब्लड ग्रुप। पेनक्रियाज नहीं समझे, पेनक्रियाज क्या होता है। जैसे मेरे हाँ, देखो पेनक्रियाज अगर बढ़ेगा तो पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट वगैरह वगैरह ये सब है, और वाइल आपका ग्रीनिश कलर का होता है, और वाइल डक्ट भी आके पेनक्रियाज में मिलता है। तो पेनक्रियाज बढ़ने का मतलब है आपका बाइल डक्ट या फिर आपका गॉल ब्लैडर भी प्रॉब्लम आ जाना, तो ग्रीनिश कलर उसी कारण होता है। समझे, बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन में अगर परेशानी खड़ा हो रहा है, सिम्टम्स अगर दूसरे ऑर्गन से आ रहा है तो देख लेना कि एनाटॉमिकली यानी स्ट्रक्चर वाइज उससे अटैच है या फंक्शनली अटैच है, तब वहाँ पे सिम्टम्स अपेयर होगा। अगर पेनक्रियाज में परेशानी है तो तुम्हारा स्टमक का भी परेशानी दिखेगा, क्योंकि स्टमक उसके साथ अटैच है, इंटेस्टाइन को भी दिखेगा, और डायरेक्टली आपका गॉल ब्लैडर डक्ट के द्वारा अटैच है तो वहाँ पे भी दिखेगा। यानी गॉल ब्लैडर इजीली स्टोर नहीं कर पाएगा बाइल्स वगैरह, तो वो वोमिट या स्टूल के द्वारा बाहर आते हुए दिखेगा। समझे, और जिसका कलर ग्रीनिश या ब्लूस होता है। हाँ, इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। इन्वॉल्व होगा डाइजेशन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगा, है ना। चलिए अभी दो टिश्यू और बचा है। कौन थकूंगा नहीं, कितना देर हो गया, 1.5 घंटे से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। हाँ क्या वो, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यूज वगैरह सब पढ़ाने में क्या होता है ना कि पूरा एनाटॉमी का आपको नॉलेज चाहिए कि कहाँ पे क्या कैसे है। अगर डायग्राम के द्वारा भी क्लियर नहीं होगा तो फिर ये परेशानी है, फिर वो रट्टा मारने वाली चीज होता है, यहाँ आया प्रेजेंट है याद कर लो। आगे बढ़े।
अब आता है सिलिएटेड। तो बॉडी में सिलिएटेड स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन में है ना। इंटेस्टाइन का सबसे अंदर का लेयर बनाएगा। हाँ, अभी देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कोलुमनर टिश्यू से बना हुआ था, तो कोलुमनर सिलिएटेड देखेंगे, जो लंबा लंबा सेल है और उसमें सीलिया है, वो इंटेस्टाइन में हम लोग को दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। आगे बढ़े, देखो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू सिंपल कॉलमनर सेल से बना होगा, जिसके पास सीलिया होगा। क्या होगा? सीलिया होगा। बाकी सारा सेम ही है, न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे होगा वगैरह 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 वगैरह। यानी स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम हैगा कोलुमनर की तरह, कॉलम सेल की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होगा। न्यूक्लियस डाउनवर्ड होगा, बट इसके सरफेस पे सीलिया होगा। हाँ, छोटे छोटे फिंगर की तरह दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब ईयर का फॉर्म होता है सर। क्या? ये जो सीलिया होता है वो ईयर। हाँ, ईयर की तरह तुम छोटे छोटे। अगर एक इंटेस्टाइन है, जैसे मान लिया जाए ये इंटेस्टाइन है, इसके एक पार्ट को अगर हम कट करके बाहर निकालेंगे ना, तो इंटेस्टाइन का अंदर का सरफेस इस तरह से दिखेगा। इस तरह से ये सिलिएटेड दिखेगा, जिसमें खाना आगे आता है ना, तो ये सारा सिलिया आगे मूव करता है, जिसके कारण फूड आगे पास होता है और सिलिया न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करने का काम करता है। तो दो फंक्शन तो क्लियर हो गया कि इंटेस्टाइन बनाएगा और एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? कंपोज्ड बाय टॉल सेल्स, लंबे लंबे सेल से बने होंगे। न्यूक्लियस डाउनवर्ड ऑफ सेल्स, सेल्स के डाउनवर्ड में होगा। सेल सरफेस हैविंग लिख रहा हूँ, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग सीलिया कहते हैं, और नॉन एज सीलिया। सेल्स फॉर्म्ड सिंगल लेयर। क्लियर है था? आपके जो बेटे थे उनको इस सारा चीज तो पता था, आप नहीं बोलते थे वो सारा पढ़े हुए हैं स्कूल में 8 में, बट इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। क्या ये हो गया? कहाँ कहाँ होगा? जहां जहां फिल्ट्रेशन और मूवमेंट का काम होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी पासवे पे प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेटरी मतलब जहां से एयर आ रहा हो, जा रहा है, वहां होगा। डेट मीन्स ट्रैकिया में होगा। हम लोग को क्या होगा? ट्रैकिया में देखने को मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स में देखने को मिलेगा, नेजल चैम्बर में देखने को मिलेगा, ये सब में हम लोग को देखने को मिलेगा। कब? वो तो हेयर्स अलग है और सीलिया अलग है। हाँ, हेयर्स डेड होता है। हाँ, ईयर की बात कर रहा हूँ, तो कान के अंदर नहीं होते सिलेटेड। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होगा? लोकेशन की बात कर लेते हैं। हाँ, ये नेजल चैम्बर,
ट्रैकिया, ट्रैकिया जो डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकस, एक एक करके यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट होगा, जहां से यूरिन वगैरह सब पास करता है वगैरह है ना, वहां पे यूटी यूरिनरी ट्रैक या फिर यूरिन ट्यूब जिसको बोलते हैं वहां होगा, इंटेस्टाइन में होगा, सबसे ज्यादा ये इंटेस्टाइन में ही होता है, ये इंटेस्टाइन में होगा रेडो। हो गया फंक्शन। यहां तक तो एयर का, यहां तक फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, एयर का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फिल्ट्रेशन। एयर से डस्ट वगैरह ना जाए हमारे बॉडी में, तो यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे यूरिन का फिल्टर कर रहा है, यहाँ पे हाँ फूड मूवमेंट का, सिलिया खाना इंटेस्टाइन में आगे बढ़े फूड मूवमेंट का और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है ना। इसका फंक्शन देखते हैं बेटा। फंक्शन involve in filtration, movement of food, and absorption। और प्रोटेक्शन अपना होगा ही। क्लियर। अब लास्ट एक बच गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जो कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको डील करेंगे। क्लियर है तक?